Hello students, today I have two periods in your class. Let us start reading the next event. आइए आगे की घटना शुरू करते हैं। जहां तक पढ़ लिया था ठीक उसी के आगे से पढ़ रहे हैं। मिस्टर हैमेल said, the great trouble with Alsace is that the people of Alsace put off learning till tomorrow. अल्सेस के लोगों का सबसे खराब विचार ये है, माने अल्सेस के लोगों की सबसे खराब आदत ये है कि जो आज सीखना है उसको वो कल पर टाल देते हैं। कहते हैं कल सीख लेंगे, कल पढ़ लेंगे। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसके आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen? Now those fellows माने उन लोगों को किनको? जो प्रशियंस लोग हैं, जिन्होंने अल्सेस पर अधिकार कर लिया है। फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स जिन पर उन्होंने अधिकार कर लिया है, तो अब उन लोगों को कहने का अधिकार मिल जाएगा, कहने का मौका मिल जाएगा। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से। विल हैव राइट टू से का मतलब है उनको कहने का अधिकार मिल जाएगा। क्या कहने का अधिकार मिल जाएगा? कि हाउ इज इट, ये कैसी बात है, ये कैसी चीज है। यू प्रेटेंड टू बी फ्रेंचमैन, आप लोग फ्रांसीसी फ्रेंचमैन होने का बहाना बनाते हो। आप कहते हो कि फ्रेंचमैन हैं हम लोग। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और फिर भी तुम लोग न तो अपनी लैंग्वेज बोल सकते हो और न लिख सकते हो। तो ये कैसी चीज है? इस तरीके से उनको कहने का मौका मिल जाएगा। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच। लेकिन आप ही सबसे खराब बालक नहीं है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, बेटा फ्रेंच तुम ही सबसे खराब छात्र नहीं हो। we have all a great deal to reproach ourselves with. We have all a great deal, हम सभी, we have all a great deal to reproach ourselves, माने हम सभी को अपने को कोसने के लिए, to reproach means to blame, अपने पर दोषारोपण करने के लिए बहुत कुछ है। एक ग्रेट डील का मतलब बहुत कुछ है। माने मिस्टर हैमेल ने लिटिल फ्रेंच से ये कहा कि बेटा तुम ही केवल जो है, ऐसा नहीं कि तुम ही नहीं पढ़ते हो, आज के जो कुछ आज पढ़ना है या आज सीखना है उसको कल पर टाल देते हो। ऐसे फ्रेंच के हम सभी लोग हैं जो जिनमें की कमियां हैं, और हम सभी लोगों के पास बहुत कुछ अपने को कोसने के लिए है। ये मिस्टर हैमेल ने फ्रेंच से कहा। तो मिस्टर फ्रेंच ने फिर आगे कहा, योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शस एनफ टू हैव यू लर्न। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शस, आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स इतना चिंतित नहीं थे, पर्याप्त चिंतित नहीं थे। किस चीज के लिए? टू हैव यू लर्न,
आपको पढ़ाने लिखाने के लिए। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क, दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क, उन्होंने माने आपके माता पिता ने ज्यादा वरीयता दी। प्रेफर्ड मीन्स ज्यादा वरीयता देते थे किस चीज की? टू पुट यू टू वर्क, आपको काम में लगाने कि आप काम करें, काम पर भेजने के लिए ज्यादा वरीयता देते थे। ऑन ए फार्म, कहाँ? फार्म पे, माने फील्ड को। आपके पिता लोग, आपके पेरेंट्स, माता पिता इस बात को ज्यादा वरीयता देते थे कि आप लोग खेत में जाकर के काम करें और एट द मिल्स या कारखानों में काम करें। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, जिससे कि थोड़ा और पैसा कमा लें। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, जिससे कि थोड़ा और ज्यादा पैसा कमा लें। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे भी ब्लेम लगना है, मुझे भी ब्लेम लगाया गया है। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मेरे पर भी दोषारोपण हुआ है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, हैव आई नॉट ऑफन सेंट टू, क्या मैंने तुमको अक्सर नहीं भेजा है? कहाँ? टू वाटर माई फ्लावर्स, अपने फूलों में पानी डालने के लिए। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, पाठ पढ़ने के बजाय क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा है कि जाओ पानी डालो फूलों में? एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे? एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग जाना चाहता था, माने जब मेरा फिशिंग करने का मन करता था, माने मछली पकड़ने का मन करता था, तो डिड आई नॉट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैंने तुमको छुट्टी नहीं दी थी? अर्थात मिस्टर हैमेल के कहने का मतलब यह है कि मिस्टर हैमेल ये कहना चाहते हैं कि हम सभी दोषी हैं, मैं भी, वो अपने को भी कहते हैं कि वह भी दोषी हैं इस चीज के लिए। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक के बाद दूसरी, मिस्टर हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, मिस्टर हैमेल फ्रेंच लैंग्वेज की के बारे में बात करना जारी रखा। फिर एक बात के बाद दूसरी बात, और वो बात का है किससे संबंधित थी? मिस्टर हैमेल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करना जारी रखा उन्होंने। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और यह कहना जारी रखा कि फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज थी। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे अधिक क्लियर और सबसे अधिक लॉजिकल बने तार्किक भाषा फ्रेंच लैंग्वेज थी, यह कहना उन्होंने जारी रखा। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसीलिए, दैट का मतलब यहां पर क्या है? दैट इज वाई, इसीलिए वी मस्ट गार्ड इट, इट बने वही फ्रेंच लैंग्वेज, इसलिए हम लोगों को इसकी अवश्य रक्षा करनी चाहिए। वी मस्ट गार्ड इट, इसे अवश्य बचाना चाहिए। वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। ये अपनी मातृभाषा है फ्रेंच लैंग्वेज, इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपुल आर एंस्लेव्ड, जब एक राष्ट्र के लोग गुलाम हो जाते हैं, as long as they hold fast to their language, it is as if they had to key to their prison. तो as long as they hold fast to their language, जब जितने समय तक वो अपनी लैंग्वेज को साधे रहते हैं, माने अपनी लैंग्वेज के प्रति उनका प्रगाढ़ स्नेह बना रहता है, होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज,
इट इज एज इफ, ऐसा तो वो ऐसा लगता है मानो कि दे हैड द की टू देयर प्रिजन, उनकी जो प्रिजन है, जो जेल है, उसकी कुंजी उन्हीं के हाथों में हो। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन, फिर ही मतलब मिस्टर हैमिल, फिर मिस्टर हैमिल ने ग्रामर का पाठ खोला एंड रेड आवर लेसन, और हमारा पाठ पढ़ाया। देन मिस्टर हैमिल ओपनड ए ग्रामर एंड रेड आवर लेसन, फिर मिस्टर हैमिल ने ग्रामर का लेसन खोला और हम लोगों को पढ़ाया। I was amazed to see how well I understood it. मैं यह देखकर हैरान रह गया। I was amazed to see, amazed मतलब सरप्राइज्ड, मैं चकित रह गया। किस बात से? How well I understood it, कि मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा। इस चीज को देख करके मैं हैरान रह गया। मैं कौन? फ्रेंच कह रहा है कि फ्रेंच सेज दैट ही वाज अमेज्ड टू सी हाउ वेल ही अंडरस्टूड इट, कितना बढ़िया उसने उस पाठ को समझा था, यह देख करके वो हैरान रह गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, जो कुछ वो कहते थे या जो कुछ उन्होंने बताया, सीम्ड सो इजी, बहुत सरल लगता था। सो इजी, बहुत सरल लगता था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैं सोचता भी हूं दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैंने इतना ध्यानपूर्वक मैंने कभी नहीं उनकी बात सुनी थी जितनी कि उस दिन मैंने सुनी। फ्रेंच कहता है कि उसने इतनी ध्यानपूर्वक कभी मिस्टर हैमिल की बात नहीं सुनी थी जितनी कि उस दिन सुनी थी। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और वो यह भी सोचता है, क्या सोचता है? दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, कि मिस्टर हैमिल हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, इतने धैर्य के साथ। विद सो मच पेशेंस मतलब इतने धैर्य के साथ मैं यह भी सोचता हूं कि मिस्टर हैमिल हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, मिस्टर हैमिल ने कभी भी इतने धैर्य के साथ कोई चीज एक्सप्लेन नहीं की थी जितनी कि उस दिन, जितने धैर्य के साथ उस दिन एक्सप्लेन किया था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. It seemed, ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा लगता था, as if the poor man, मानो कि बेचारा वह आदमी कौन? मिस्टर हैमिल, कि बेचारे मिस्टर हैमिल wanted to give us all he knew, हमें जो कुछ जानते थे सब कुछ दे देना चाहते थे, सब कुछ बता देना चाहते थे, सब कुछ सिखा देना चाहते थे। बिफोर गोइंग अवे माने जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। एट वन स्ट्रोक मीन्स एक ही प्रयास में, और एक ही प्रयास में सब कुछ हमारे दिमाग में रख देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हम लोगों को राइटिंग करनी थी। ग्रामर के बाद हम लोगों को राइटिंग करनी थी। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। दैट डे मिस्टर हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन मिस्टर हैमिल के पास हम लोगों के लिए नई प्रतियां थीं। कॉपीज फॉर अस, हम लोगों के लिए, न्यू कॉपीज फॉर अस, हम लोगों के लिए नई प्रतियां थी, माने मिस्टर हैमिल नई प्रतियां लेकर आए थे। रिटेन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, बढ़िया सुंदर राइटिंग में लिखी हुई, जो पेजेस थे उनके पास, जो पन्ने थे, उन पर खूब बढ़िया हैंड राइटिंग में
उन्होंने लिखा था और उनको वो लेकर के आए थे। दैट डे मिस्टर हैमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड। फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। उन प्रतियों पर क्या लिखा हुआ था? फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस, ये लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, और वे पन्ने छोटे फ्लैग्स के तरीके से, छोटे झंडे के रूप में, छोटे छोटे ध्वजों के रूप में दिखाई पड़ते थे। फ्लोटिंग, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। वे माने वे प्रतियां दिखाई पड़ती थीं, कैसी दिखाई पड़ती थीं? लाइक लिटिल फ्लैग्स, छोटे छोटे झंडों के रूप में, छोटे छोटे ध्वज, जैसे लगता था कि मानो वो छोटे छोटे फ्लैग्स हों। फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हर जगह स्कूल रूम में, स्कूल के कमरे में, हर जगह जो बही बही घूमने वाली, हर जगह मंडराने वाले इधर उधर पन्ने दिखाई पड़ते थे, झंडे के रूप में पन्ने दिखाई पड़ते थे। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क्स, और वे कैसे दिखाई पड़ते थे? लाइक लिटिल फ्लैग्स हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क्स। हम लोगों की डेस्क्स के ऊपर, रॉड में माने एक छड़ में लटके हुए जैसे झंडे होते हैं, ऐसे दिखाई पड़ते थे वे पन्ने। You ought to have seen how everyone set to work. आप देखे होते, आपको देखना चाहिए था जिस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति काम में लग गया था। You ought to have seen how everyone set to work. Set to work मतलब काम में लग जाना। माने क्लास के जितने लोग थे, जितने बच्चे थे, सब बड़े ही अच्छे तरीके से काम में लग गए थे। तभी फ्रेंच कह रहा है कि आपको देखना चाहिए था, क्या देखना चाहिए था? हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, जिस ढंग से हर कोई कार्य में लग गया था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी स्कूल रूम में, माने स्कूल रूम में बहुत शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। अगर कोई आवाज़ थी तो वो सिर्फ आवाज़ थी पेपर पर पेन्स के चलने की। स्क्रैचिंग मतलब जैसे कभी लिखते हैं पेपर पे तो हल्की सी आवाज़ आती है, तो वही। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ काले काले कीड़े अंदर आ गए। बीटल्स एक प्रकार का काला कीड़ा होता है, छोटा सा। बट नोबडी, बीटल जो है वो एक प्रकार का काला ब्लैक कलर इंसेक्ट होता है। तो कहता है फ्रेंच कि एक बार क्या हुआ, सम बीटल्स फ्लू इन, कमरे में कुछ बीटल्स आ गए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन हर कोई व्यक्ति, हर छात्र इतना व्यस्त था कि किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, सबसे छोटे जो बच्चे थे उन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। इवन द लिटलेस्ट किड्स, चिल्ड्रन, जो सबसे छोटे किड्स थे, बच्चे थे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। Who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low. छत पर पिजन्स मतलब कबूतर धीमे धीमे गुटरगू करते थे। कूड वेरी लो माने बहुत धीमे धीमे गुटरगू करते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे लोग कौन? प्रशियंस, जिनके कब्जे में अल्सेस आ गया था। तो फ्रेंच कहता है कि मैंने सोचा कि क्या वे लोग इन कबूतरों को भी गवाएंगे जर्मन भाषा में।
इवन द पिजन्स, कबूतर भी गाएंगे जर्मन भाषा में। अर्थात कहने का मतलब ये है कि फ्रेंच ये कह रहा है, कहना चाहता है कि हम लोगों को तो चलो ठीक है, अब फ्रेंच के बजाय हम लोग जर्मन पढ़ेंगे, हम लोगों को जर्मन पढ़ाई जाएगी, लेकिन ये जो पिजन्स हैं, ये तो फ्रेंच पिजन्स जो हैं, ये तो अपनी मदर टंग ही बोलेंगे। इनको जो जर्मन्स लोग हैं या जो प्रशियंस लोग हैं वो जर्मन भाषा नहीं पढ़ा पाएंगे। Whenever I looked up from my writing, जब कभी भी मैं looked up माने देखता था ऊपर, from my writing मतलब जो लिख रहा था उससे ऊपर जब सिर उठा के देखता था, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair। तो मैं क्या देखता था? मैं यही देखता था मिस्टर हैमेल को शांत बैठे हुए अपनी चेयर में शांत बैठे हुए देखता था। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और एक चीज की ओर घूरते हुए फिर दूसरी चीज की ओर घूरते हुए, इसी रूप में मिस्टर हैमेल को मैं देखता था। जब कभी भी अपनी राइटिंग जो मैं कर रहा था उससे ऊपर जब सिर उठा के देखता था तो मुझे मिस्टर हैमेल मोशनलेस इन हिज चेयर माने अपनी कुर्सी में शांत चुपचाप बैठे हुए कभी एक चीज की तरफ घूर कर देख रहे होते थे और कभी दूसरी तरफ, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसा लगता था मानो, एज इफ मानो ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, मानो वह अपने मस्तिष्क में धारण कर लेना चाहते हों, मानो वह अपने मस्तिष्क में बसा लेना चाहते थे, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस लिटिल स्कूल रूम में, छोटे से स्कूल के कमरे में जैसा जो कुछ दिखाई पड़ता था वैसा ही उसे अपने मस्तिष्क में धारण कर लेना चाहते थे। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। मिस्टर हैमेल के लिए फ्रेंच बता रहा है कि 40 साल से वह इसी स्थान में पढ़ा रहे थे, यहीं थे इसी विद्यालय में। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस with his garden outside the window and his class in front of him। माने विंडो के बाहर क्या थी, उनकी गार्डन थी, और and his class in front of him, और उनके सामने उनकी क्लास। Just like that, only the desks and benches had been worn smooth। और इतने लंबे पीरियड में क्या हुआ था, द डेस्क्स एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, माने वो पुरानी डेस्क्स और बेंचेस इतने सालों की हो गई थी तो हैड बीन वॉर्न स्मूथ, वे घिस करके स्मूथ हो गई थी, चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर, और इतनी लंबी अवधि में जितने समय में वो मिस्टर हैमेल रहे थे वहाँ, वॉलनट ट्रीज जो अखरोट के पेड़ थे वे कहाँ थे, इन द गार्डन, जो गार्डन में अखरोट के पेड़ थे वे काफ़ी और अधिक लंबे हो गए थे, काफ़ी अधिक लंबे हो गए थे। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड, हॉप वाइन एक प्रकार की लता होती है, जैसे आपका मनी प्लांट होता है इस टाइप से, तो हॉप एंड द हॉप वाइन एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड, और वह हॉप वाइन जिसको कि उन्होंने लगाया था, दैट ही हैड प्लांटेड माने जिसको उन्होंने लगाया था, खुद लगाया था, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, विंडो से छतों तक पहुंच गई थी, खिड़कियों से छत तक पहुंच गई थी वो हॉप वाइन की लता जो थी इतनी बड़ी हो गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, उनको कितना आघात पहुंचा होगा, बहुत अधिक आघात पहुंचा होगा ये सब छोड़ने में। मैंने अब तो मिस्टर हैमेल जाने वाले थे, मिस्टर हैमेल की जगह पर अब दूसरे टीचर आएंगे, इसीलिए ऐसा फ्रेंच कह रहा है। अब तो जर्मन टीचर आएंगे, जर्मन पढ़ाएंगे, अब फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे, मिस्टर हैमेल अब नहीं रहेंगे इस विद्यालय में।
तभी फ्रेंच कह रहा है कि हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, कितना दिल टूटा होगा उनका, कितना खराब लगा होगा उनका, कितना खराब लगा होगा उनको ये सब छोड़ते समय, ये सब कुछ छोड़ने के लिए उनको बहुत खराब लगा होगा। बेचारे मिस्टर हैमेल, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और जो ऊपर का कमरा था जिसमें उनकी सिस्टर इधर उधर मूव कर रही थी, चल रही थी, पैकिंग देयर ट्रंक्स, उनके जो वस्तुएं थी वो सब पैक कर रही थी। तो ये सब सुन करके, सुनने में मिस्टर हैमेल को बहुत खराब लगा होगा। इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, निश्चित ही इन सब चीज़ों ने उनका दिल तोड़ दिया होगा। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको तो अगले दिन कंट्री छोड़ देना है। फॉर दे मस्ट लीव, दे मतलब मिस्टर फ्रेंच और एंड हिज सिस्टर, उनके लिए आया है, क्योंकि फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, अगले दिन उनको हर हालत में देश छोड़ देना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन मिस्टर हैमेल के पास साहस था। हैड द करेज बने साहस था, किस चीज का? टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, आखिरी समय तक, बिल्कुल आखिरी समय तक पाठ को सुनने का उनमें साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, लेखन के बाद हम लोगों का हिस्ट्री का लेसन हम लोगों का हुआ। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बाबी बाई बो बू, और फिर जो बेबीज थे, बहुत छोटे जो बच्चे थे, बेबीज जो थे, उन्होंने गाया। क्या गाया? जैसे हम लोग ना अपनी भाषा में क्या पढ़ते हैं, जैसे जो प्राइमर बुक में पढ़ते हैं ना, चाचा चिच्ची चुच्चू, इसी तरीके से वे बेबीज जो थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वे पढ़ते थे। उन्होंने पढ़ा, क्या पढ़ा? बाबी बाई बो बू, इस तरीके से। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और कमरे के पीछे ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, ओल्ड हाउजर बैठे हुए थे अपना चश्मा लगाए हुए, उन्होंने अपना चश्मा पहन रखा था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और दोनों हाथों से अपनी प्राइमर की बुक पकड़े हुए थे। प्राइमर बुक मतलब जो पहली किताब वर्णमाला की होती है, जिसमें छोटा बड़ा छोटी बड़ी जैसे अपने आप पढ़ते हो, तो वो उस बुक को प्राइमर बुक कहते हैं। तो मिस्टर हाउजर जो थे, ओल्ड हाउजर, बूढ़े जो हाउजर थे, वो अपना चश्मा लगाए हुए बैठे थे और दोनों हाथों से अपनी प्राइमर पकड़े हुए थे। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उन्हीं बच्चों के साथ वे भी, माने मिस्टर जो हाउजर थे, ओल्ड हाउजर, वो भी जो है वो दोहरा रहे थे, जो बेबीज पढ़ रहे थे उसको वह भी दोहरा रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वह भी रो रहे थे। वह कौन? ओल्ड हाउजर, हाउजर जो बूढ़े, जिनका नाम हाउजर था, जो पीछे बैठे हुए थे चश्मा लगाए, वह भी रो रहे थे। वाज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रम्बल्ड विद इमोशन, और वो बहुत भावुक थे, और भावुकता से उनकी आवाज़ जो थी वो कांपती थी। ट्रम्बल्ड मतलब कांपती थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और वे, माने उनका जो रोना था, वे जो रो रहे थे भावुकता से, वो इतना फनी था, इतना मतलब जो है मजाक भरा लगता था सुनने में, कि हम लोग हंसना चाहते थे।
माने उनके रोने की आवाज़ को सुनकर हम लोगों का हंसने का मन करता था. वांटेड टू लाफ एंड क्राई. एंड हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन. हाउ वेल, वह लास्ट लेसन मुझे अच्छी तरह से याद आता है. हाउ वेल आई रिमेंबर माने मुझे अच्छी तरीके से याद आता है, माने आई रिमेंबर वेरी वेल. फ्रेंच बोल रहा है, फ्रेंच कहता है कि वह लास्ट लेसन मुझे अच्छी तरीके से याद आता है. ऑल एट वंस, अचानक क्या हुआ? ऑल एट वंस में सडनली द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. चर्च की घड़ी ने 12 बजाए. देन द एंजेलस, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज. फ्रेंच कहता है कि उसी समय, एट द सेम टाइम, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस, जो प्रशियंस लोग थे जो ड्रिल कर रहे थे, जो मतलब मार्चिंग कर रहे थे फील्ड में, तो वे लौट रहे थे रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, अपनी मार्चिंग से, जो मार्च पास्ट कर रहे थे उससे लौट रहे थे मार्च पास्ट करने के बाद. और उनकी ट्रम्पेट्स, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस साउंडेड अंडर आवर विंडोज, उनकी आवाज़ कह रहा है कि खिड़कियों से हमारे पास आई, हम लोगों को वो आवाज़ सुनाई पड़ी. मिस्टर हैमेल स्टूड अप, मिस्टर हैमेल खड़े हो गए. वेरी पेल, बहुत मुरझाए हुए, उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था. मिस्टर हैमेल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. और कहता है कि आई नेवर सा हिम लुक सो टाल. और मैंने, मतलब वे अपनी कुर्सी के ऊपर खड़े हो गए, और फ्रेंच कहता है कि मैंने उनको इतने लंबे कभी नहीं देखा था. बिल्कुल सीधे खड़े थे मिस्टर हैमेल. तो फ्रेंच ने जब उनको देखा तो वो उनको देख करके वो बता रहा है कि मैंने इतने लंबे उनको कभी नहीं देखा था, बिल्कुल सीधे खड़े हुए थे, स्ट्रेट. माई फ्रेंड्स सेड ही, आई बट समथिंग चोक्ड हिम. मेरे मित्रों, माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा, उन्होंने मतलब मिस्टर हैमेल ने कहा, माई फ्रेंड्स, आई बट समथिंग चोक्ड हिम. आई करके वो बोल रहे थे, लेकिन हुआ क्या, किसी चीज़ ने उनकी आवाज़ रोक दी. चोक्ड हिम मतलब वो आगे बोल नहीं पाए. ही कुड नॉट गो ऑन, माने आगे नहीं बोल पाए. देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, फिर ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े. टुक ए पीस ऑफ चाक, एक चाक का टुकड़ा लिया. एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और तेजी से पकड़ करके उन्होंने क्या किया, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने बड़ा बड़ा लिखा, उतना बड़ा लिखा जितना लिख सकते थे. और लिखा क्या, वाइव ला फ्रांस, ये फ्रेंच लैंग्वेज में है, तो वाइव ला फ्रांस उन्होंने लिखा. वाइव ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल. Then he stooped. Then he stopped and leaned his head against the wall. फिर क्या हुआ, तो उन्होंने लिखा लॉन्ग लिव फ्रांस, माने वाइव ला फ्रांस. ये उन्होंने जितना बड़ा बड़ा हो सकता था उतना बड़ा बड़ा उन्होंने लिखा ब्लैक बोर्ड पे. और फिर क्या हुआ, लिखने के बाद वो रुक गए. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और फिर दीवार के बल अपना सिर रख करके उन्होंने रख लिया. लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, जैसे कभी कभी ना कोई निराश होता है आदमी तो दीवार से सिर रख लेता है, ऐसे ही मिस्टर हैमेल ने अपना सिर दीवार के बल रख लिया, लगा लिया. एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कुछ बोले हुए, ही मेड ए जेस्चर, उन्होंने संकेत किया. मेड ए जेस्चर में संकेत किया. ही मेड ए जेस्चर का मतलब सिग्नल, इंडिकेशन, उन्होंने संकेत किया. टू अस विद हिज हैंड, अपने हाथ से हम लोगों की तरफ इशारा किया. क्या किया इशारा, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. स्कूल इज डिसमिस्ड,
स्कूल डिसमिस किया जाता है, यू मे गो, आप लोग जा सकते हैं। तो इस तरीके से आज ये अपना लेसन कंप्लीट होता है। और आज 2 पीरियड हैं। टुडे आई हैव 2 पीरियड्स। दिस इज़ ए लॉन्ग लेक्चर फॉर बोथ द पीरियड्स। ये बड़ा लेक्चर है, दोनों पीरियड्स का है। इसमें दोनों पीरियड्स का मटेरियल मैंने इस लेक्चर में आपको दिया है। थैंक यू।